बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, मीट योर मेंटोर के एक और एपिसोड के साथ मैं जाहिद कवी। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ डॉक्टर इमरान शहजाद साहब तशरीफ़ रखते हैं और मैं फॉर्मली सर आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू। और सर माशाल्लाह एक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं जनाब, टैक्स के हवाले से कैफ लेवल पर भी और सीफैब लेवल पर भी। तो सर मैं चाहूँगा अगर आप थोड़ा सा बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन करवाइए, ताकि वैसे तो जाहिर है तमाम कम्युनिटी ये जानती है आपको, आप माशाल्लाह एक रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं, लेकिन फिर भी फॉर्मली आप ज़रा बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाइए सर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर इमरान शहजाद है और 2007 से मैं प्रॉपर जो है वो टैक्सेशन को मैं डील कर रहा हूँ। टैक्स का सब्जेक्ट जो है मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले मेरा पीएचडी जो है, मैं थोड़ी सी उसके ऊपर बात कर लूँ कि आफ्टर कंप्लीटिंग माय सीए आई डिसाइडेड टू परसू फॉर माय पीएचडी। और पीएचडी के अंदर भी मैंने जो अपना टॉपिक चूज़ किया थीसिस का, वो मेरा था फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टैक्स पेयर बिहेवियर इन पाकिस्तान। क्योंकि मेरा एरिया भी स्पेशलाइजेशन वही है, तो मैंने उसी को फिर परसू किया कि पाकिस्तान में लोग जो है वो टैक्सेस क्यों नहीं पे करते। और उसके अंदर सर एक चीज़ जो अच्छी ये हुई कि मुझे दुनिया के बाकी सिस्टम्स को सीखने का भी मौका मिला डेफिनेटली। कंपैरेटिव स्टडीज़ मेरे सामने आ गई, इंडिया का, अमेरिका का, इस तरह से। और टैक्सेस बनते कैसे हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, उसका भी मुझे मौका मिला। लिटरेचर क्या कहता है असल में, जिसको हम सीए के अंदर ये कमी रहती है। हाँ, ये डेफिनेटली हमारी जो ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है ये इस तरफ तवज्जो नहीं करती, उसके अंदर नहीं, ये साइड जरा वीक रह जाती है। तो मुझे उसमें जो रिसर्च करने का एक मौका मिला और लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो हैं वो भी मिल गए। इससे पहले मैंने एमफिल किया हुआ है, वो मेरा कॉमर्स में है एमफिल जो है। उसके अंदर मैंने कंसोलिडेशन के अंदर रिसर्च की थी कि कंसोलिडेशन जो हमारा एक बड़ा क्रिटिकल एरिया हमारा उसके अंदर मैंने एक काम किया था। इससे पहले मेरा एमए इकोनॉमिक्स है, सीए के दौरान ही एमए इकोनॉमिक्स है। इससे बीकॉम के बाद मैंने अपने करियर को परसू किया और एक्सीडेंटली मैं इसमें आया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बड़ा इसको प्लान करके किया, एक्सीडेंटली जो था वो इसमें मैं आ गया हूँ। चीज़ें ऐड ऑन होती चली गई। हाँ जी बिल्कुल, कि मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने स्टार्ट कर लिया सीए, तो मैंने भी सोचा कि अच्छा ये प्रोफेशन जो है ये बेहतर है। और इससे पहले डॉक्टर बनना चाहता था। मेरा मेडिकल प्रोफेशन से मेरा ताल्लुक़ था। पहले प्री एफएससी मेरी जो थी, प्री मेडिकल में थी एफएससी, तो अल्लाह ताला ने दोबारा डॉक्टर भी बना दिया। जी मैं वही कह रहा था कि डॉक्टर बनने का ख्वाब तो पूरा हो गया। हाँ जी, लेकिन अब डोज जो है वो टैक्स की जा रही है तो टैक्स का जो है ना सर वो ये कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखूं 2007 से मैं प्रॉपर टैक्स को पढ़ा रहा हूँ प्रोफेशन के अंदर। लेकिन अगर मेरा टीचिंग करियर देखा जाए तो वो मेरा 1991 से मैं टीचिंग के प्रोफेशन में हूँ। यानी उन्हीं लोगों में से हैं जो बाय बर्थ बेसिकली टीचर हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने बनाया इसी मकसद के लिए था। तो ये एक मेरा एक इसके अंदर है। तो बाकी जो मेरी टैक्स के अंदर जो मेरी स्पेशलिटी है कि टैक्स को मैं कैसे लेकर चलता हूँ, वो मेरा एक है कि सिंगल फॉर्मेट पैटर्न जो है कि क्वेश्चन जो इनकम टैक्स हो, सेल्स टैक्स हो, उसके अंदर के स्टूडेंट को एक पैटर्न के ऊपर लाया जाए। बिल्कुल ठीक, कि आपका स्टूडेंट जो काम कर रहा है उसको प्रैक्टिस में या उसको एग्ज़ाम के अंदर या कहीं कोई बिल्कुल अलग थलग चीज़ ना मिल रही हो। ये मेरा एक इसमें एक इशू बनता है जिसके ऊपर मैं, यानी अमूमन बच्चा परेशान भी इन्हीं वजह से होता है कि यार एक सवाल आया था ये उधर को चल गया है, अब आया था अब इधर को चले गए। वो जब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बच्चे के ध्यान में होगा तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि उसे पता है यार मैंने इसी रास्ते पे चलना है, जब सवाल नहीं आना है मैंने इस रास्ते को पकड़ना है, तो वो मंजिल की तरफ पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। जी जी, मेरा वो एक पैटर्न जो है ना मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। ज़बरदस्त, ये मेरा इसमें एक अच्छी चीज़ होती है। ज़बरदस्त। जाहिर है आप मतलब मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सिर्फ वाहिद वो उस्ताद होंगे जो सीफैब लेवल पे टैक्स पढ़ा रहे हैं और जो पीएचडी भी हैं साथ में। जी जी रेलिवेंट फील्ड, जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एक बड़ा एज है बच्चों को। जाहिर है वो जैसे बच्चे अक्सर हमारे से पूछते हैं ना, सर जब आप लोग सीए कर रहे थे, तो मैं कहता हूँ यार उस दौर को छोड़ दें, वो बड़ा टफ दौर था। अब आज अल्लाह ने बड़े बड़े अच्छे टीचर्स इनायत कर दिए हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा के
बच्चों की ज़िंदगी आसान की हुई है। जी, तो ऐसा ये है। एक बड़ा फ़ायदा है। सर हमारे दौर में तो ऐसा नहीं था, आपको जी तो जाहिर पता है, वो ही तो है उस चीज़ें। वक्त तो ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, फुल टाइम टीचर्स कोई भी नहीं था, तो खुद ही इधर उधर तको-दो करनी पड़ती जी थी। ऐसे ही। सर देखिए ना, हमने जो टैक्स पास किया या बाकी कोर्सेज हमने जो क्वालिफाई किए हैं, उसके अंदर तो हमें बहुत सारी चीज़ों को और एग्ज़ाम से पहले समझ आती थी कि ओह अच्छा हाँ, ये ऐसे होता है। ऐसे भी होना था। और अब जो डायरेक्टली हम क्या करते हैं स्टूडेंट को, वो तो डायरेक्टली उनको बताते हैं जी कि भाई ये वाली आइटम आएगी, इसका यहाँ ट्रीटमेंट होना है, यहाँ होना और यहाँ होना है। बिल्कुल ऐसे। ये आप मिस्टेक कर सकते हैं, इससे अवॉइड करना है, इसको आपने इधर पुट करना है। वो तो मेरा ख्याल है कि हम 75% लोड हम उठा लेते हैं जी उनका। टीचर उठा रहा है ना, 30% पे वो काम कर रहा है, वो कर रहा होता बच्चा है, कर रहा बाकी है, जो है बिल्कुल वो, ऐसे। ये तो हम बहुत सारा 20-22 साल का एक्सपीरियंस बीच में डाल के तो उस एक्सपीरियंस के साथ हम 70% लोड बच्चे का उठा लेते हैं, 30% बच्चा जान लगाता है क्योंकि उसे चीज़ें सारी तैयार मिल जाती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि अच्छा सर, अब इधर आते हैं कि ये जो आई कैप ने एक नया पंगा कर दिया, जो मैं तो उसे पंगा ही कहता हूँ कि ये जो एक नया पंगा कर दिया है इस दफ़ा, CFAB एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस हो रहे होंगे, जी जी। इससे फिर आपके सब्जेक्ट पे क्या इम्पेक्ट आएगा, क्या इम्प्लीकेशन होंगी, और बच्चे को फिर आप कैसे फैसिलिटेट कर रहे होंगे इसमें? सर इसमें दो चीज़ें हैं, वो कहते हैं ना कि हर चीज़ का फ़ायदा भी होता है, साथ नुकसान भी नुकसान भी होता है। होता है। फ़ायदा इसका जो पहले मैं वो डिस्कस कर लूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि पहले खुशखबरी Positive, सुनानी चाहिए, जी, थोड़ा सा बिल्कुल ब्लड ऐसे ही। प्रेशर ठीक हो जाए। बिल्कुल सही है। तो उसमें जो पॉजिटिव चीज़ वो ये है कि चूँकि मेरे क्वेश्चंस के अंदर जो है वो अपोर्शनमेंट की चीज़ें चल रही होती हैं और वहाँ गलती के चांसेस कम होते हैं। आप टाइप करते हैं चीज़ों को, वो लेके चलते हैं वो, और उसके बाद आप जब उसको कनेक्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। यानी उस अमाउंट को उठाना जो है क्वेश्चन के अंदर वो ज़्यादा आसान हो जाता है। मेरा ख्याल है कि मेरे सब्जेक्ट में ये तो एक अच्छी चीज़ है कि आप एक्सेल के अंदर एक्सेल की वजह से कुछ कंप्यूटेशन जो एस्पेक्ट हैं वो ज़रा इजी हो जाएंगे, क्योंकि टैक्स में कंप्यूटेशन ही ज़्यादा होती है। कंप्यूटेशन ही आ रही होगी। अब 50% जो एग्ज़ाम है टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस का, वो क्वेश्चन बेस्ड होता है, न्यूमेरिकल्स उसमें होते हैं, और 50% उसमें थियोरेटिकल जो है ना वो चीज़ें चल रही होती हैं। अब हम, ये तो हो गया इसका प्लस पॉइंट कि हम उसके अंदर जो स्टूडेंट काम करेगा और वो आसानी के साथ कैलकुलेशंस कर लेगा और उसको ये होगा। ज़ाहिरी बात है चूँकि ये प्लान चेंज हुआ है, ऑब्वियसली मैं वाइट बोर्ड से हट के मैं भी वैसे ही प्रैक्टिस करूँगा। अब यानी कि ये जो प्लस पॉइंट है मैं उसी को इनकॉर्पोरेट ताकि बच्चा उसी तरह सीख भी रहा हो, उसी तरह करे वो काम। यानी मेरी उसमें जो है वाइट बोर्ड के ऊपर मेरी कम से कम होगी। वाइट बोर्ड मैं वहाँ यूज़ करूँगा जहाँ केस स्टडीज़ हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन चाह रहे हैं, जहाँ पर आपने टाइप करना है, जहाँ सिर्फ आपने एक्सेल को यूज़ नहीं करना, आपने वर्ड के ऊपर जाके काम करना है, वहाँ मैं करूँगा। तो इसको मैं उसके साथ इनकलकेट करूँगा ताकि स्टूडेंट जो है वो उसके साथ फेमिलियर हो कि सर क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, मैंने कैसे करना है। क्योंकि अब अगर मैंने मॉडल चेंज किया कि स्टूडेंट ने जिस मॉडल में बैठना है, मैं उस मॉडल से हट के ट्रेडिशनल मॉडल पे चल रहा हूँ, मैंने उसको जो है वो नए मॉडल को जो है मैं उसको नहीं लेके चल रहा, तो स्टूडेंट को खुद प्रैक्टिस करते हुए प्रॉब्लम आएगी। या ऐसे कहते हैं कि अगर वो बच्चे भी जो पढ़ रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि यार अच्छा चलो एग्जाम में तो मैं कंप्यूटर पे करूंगा, अभी तो मैं पेपर पे ही सॉल्व कर लेता हूँ, तो बड़ी गलती कर रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, उसको नहीं करनी चाहिए। उसको यानी अब अगर एक बच्चा, वो मैं तो अक्सर ऐसे बोला करता हूँ क्लास में कि अगर खुदा ना खास्ता पढ़ने बैठ ही गया है तो फिर उससे सिस्टम भी पढ़ने क्योंकि बच्चा पढ़ता नहीं है। तो मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता पढ़ने बैठ ही गए हो तो कम से कम वो काम करो जो एग्जाम में आने वाला है। जी बिल्कुल ऐसे ही सर। इसका मतलब है बच्चे को जब भी प्रैक्टिस करनी है वो अपने सिस्टम बेस ही करनी चाहिए, सिस्टम बेस ही करनी, ताकि उसको उसी की आदत पड़े और उसी से वो हो। जी जी। और उसको एग्जाम्पलीफाई करने के लिए आप फरमा रहे हैं कि आपके लेक्चर भी सारे उसी प्लानिंग पर हो। जी, मैं उसको एक्सेल के ऊपर ही करूँगा, एक्सेल और वर्ड में दोनों चीज़ें यूज़ करूँगा, और जहाँ पर उसने टाइप करना है वहाँ पर मैं जो है ना वो वाइट बोर्ड यूज़ करूँगा। ये मेरा जो है ना उसमें सिलसिला होगा। अब इसके अंदर सर जो स्टूडेंट को इशू आएगा वो क्या आएगा, उसको अब मेक श्योर करना है। हम जब एग्ज़ाम में बैठते हैं हमारे पास पेजेस होते हैं जी, देयर आर 3-4 पेजेस वी आर लुकिंग इनटू दिस, और हम उसको उलट पलट सकते हैं। अब ये आप क्वेश्चन पेपर की बात, मैं क्वेश्चन पेपर हार्ड फॉर्म में बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे फिजिकल फॉर्म में मिलता है, हम उसको बड़े आराम से आगे पीछे कर सकते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, फुला कर लेते हैं। ये थ्रेट अब यहाँ पर मौजूद है कि इनकम में कुछ आइटम्स जो हैं वो पेज 1 के ऊपर इनकम की हैं, कुछ पेज 2 के ऊपर हैं, बिल्कुल कुछ पेज 3 के ऊपर हैं।
अब मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि एटलीस्ट आई कैप को ये ज़रूर करना चाहिए, ये मेरी सजेशन है कि उनको पेपर जो है वो हार्ड फॉर्म में स्टूडेंट को देना चाहिए। बेशक वो सॉफ्ट फॉर्म में है, लेकिन इट शुड बी इन द हार्ड फॉर्म, स्टूडेंट के पास मौजूद हो, ताकि उसने कोई वर्किंग करनी है कि भी हम उसका कोई कंप्यूटर का तो इम्तिहान है नहीं, ये तो आप उसका इंटेलेक्चुअल लेवल चेक कर रहे हैं एप्लीकेशन टेक्स्ट की, ना कि ये चेक कर रहे हैं कि हाउ फिट जो है ना वो कंप्यूटर में कितना फिट, ये तो नहीं आप टेस्ट कर रहे हैं ना। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अगर उसको हार्ड फॉर्म में दिया जाए ही कैन परफॉर्म बेटर। लेकिन मेरा ख्याल है अगर हम इस बात को ऐसे करें कि क्योंकि MSA वगैरह के पेपर्स हुए हैं ना, जी जी, तो वहाँ हार्ड फॉर्म में प्रोवाइड नहीं किया, तो मुझे ऐसे लगता है कि आई कैप हार्ड फॉर्म में तो प्रोवाइड नहीं करना। मैं ये तो सजेस्ट मेरी अपनी है, है, ये एक सजेशन हो सकती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कम से कम आई कैप को ऐसे करना चाहिए, अगर वो सॉफ्ट फॉर्म में भी है तो क्वेश्चन ऐसे डिजाइन करे जो सिंगल पेज पर आए, कंप्लीट आए, उसको देख सके वो, ताकि उसको पेपर को आगे पीछे जाने का जो एक हैसल क्रिएट हो रही है, वैसे भी शॉर्ट स्क्रीन पे, क्योंकि उसी वक्त उसका वर्किंग एरिया भी वहीं नजर आ रहा है और उसे छोटे से एरिया में से सवाल को लेकर आगे चलना है, जो एक चैलेंजिंग होगी। 3 विंडोज उसको नजर आ रही है, 3 विंडोज उसे नजर आ रही है, एक पेपर है, एक वर्ड है और एक एक्सेल है, उसको बार बार स्विच करना पड़ता है, स्विच करना, हाँ, ये इसका एक मसला जो है ना वो उसको आएगा। बिल्कुल है। लेकिन सम हो अब हमने उसके ऊपर काम तो करना है जो भी है। डेफिनेटली इसमें वो स्टूडेंट जिनकी टाइपिंग स्पीड ठीक नहीं है, जो हंक पंक टाइपिस्ट हाँ, है, जो नॉर्मल स्टाइल में, उनके लिए तो मेरी एक सजेशन तो स्टूडेंट के साथ ये होगी कि वो अपना जो टाइपिंग स्पीड है उसको जब भी टाइम मिले उसको ठीक करें। कोई भी टाइपिंग ट्यूटर अपना इंस्टॉल करें और उसके जरिए से अपनी टाइपिंग को, ये उनको इस बात के ऊपर तब आ जाना चाहिए कि मैंने इसको ठीक वो करना है, मतलब वो 10 उंगलियों से काम कर रहे हो बेसिकली। अभी तक बिल्कुल। तो हम 2 से काम कर रहे होते हैं ना, जो लोग टाइपिंग को सीखते नहीं है 8 को 2 उंगलियों से काम कर रहे हैं, ऐसे ही है। और उसको टूल्स का पता होना चाहिए कि एक्सेल के अंदर मैंने कॉमा कहाँ लगाना है, बाकी चीज़ें कहाँ लगानी है, वो सारी चीज़ें उसकी चल रही हों, ये चीज़ जो है ना उसको नहीं। तो इसमें डिसएडवांटेज मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो जो पेजेस को शफल करने वाला इशू है या क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन एटलीस्ट कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर वो मैनुअली कहीं मार्क कर रहा हो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट A B कर लिया, C रह गया। क्योंकि वहाँ अगर आप गुम हो जाएंगे उसके अंदर तो ये एक इशू मेरा ख्याल है कि वो बनेगा। उसको कोई डिवाइस हमें करना चाहिए, कोई ना कोई तो हमें हमारा ऐसा मैकेनिज्म एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर होना चाहिए कि मेरे पास देयर आर 7 क्वेश्चंस और मैं इस क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट कर चुका हूँ। ऑब्वियसली अगर मुझे 2 पार्ट आते हैं, 3rd नहीं आ रहा तो हो सकता है बाद में क्लिक कर जाए एग्ज़ाम के अंदर, तो लेकिन अगर मैं उसको इग्नोर कर गया। अच्छा, हमें मुझे फाइनल का अंदाज़ा नहीं है, मैंने उस सॉफ्टवेयर को ज़ाती तौर पे नहीं देखा, जो हमारा PRC लेवल पे सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा होता है, उसमें अगर बच्चा MCQ सॉल्व करता हुआ आगे जाता है ना, तो उसे टैग करके आगे चला जाता है। जब वो वापस आता है तो उसको पता होता है कि मेरे ये 3 सवाल मैं छोड़ के आगे आया हुआ था। तो हो सकता है यहाँ भी सॉफ्टवेयर में कोई ऐसी ऑप्शन अवेलेबल हो। मैंने सर ओवरलुक लिया है उसका एक, तो मुझे तो उसमें पेजेस जो है ना वो चलते आगे नज़र आ रहे हैं कि पेज आप क्वेश्चन नंबर 1 पे हैं, 2 पे चले गए, 3 पे चले गए। शायद उसमें ज़्यादा उसको देखा जाए तो हाँ, उसको किसी को किया जाए तो कोई ऐसी ऑप्शन मौजूद हो, अगर नहीं है तो होनी चाहिए, या फिर कोई अलाउ होना चाहिए कि कहीं वो मार्क कर ले कि भाई ये मैं चीज़ छोड़ के आया हूँ, मुझे दोबारा वापस आना इस सवाल पे। आई कैप को भी इसके ऊपर एक बड़ी ब्रीफ असल में तो एक बड़ा ना इस सॉफ्टवेयर का जितनी ऑप्शंस हैं इसके ऊपर एक बड़ी क्लैरिफाइड किस्म की वीडियो आई कैप को खुद भी लॉन्च करनी चाहिए पेपर वाइज। जी ऐसे ही है, टैक्स में अलग आ रही हो, ऑडिट में अलग आ रही हो कि यार क्या क्या बच्चे का कैसे लेके बच्चा चलेगा। डेफिनेटली एक मेन चैलेंज है ये इस वक्त बच्चे के लिए। स्टूडेंट सर, मेरा नहीं ख्याल कि स्टूडेंट जितनी हमारी लाइफ चल रही है, जॉब कर रहे हैं, हमारे आर्टिकल चल रहे हैं, असाइनमेंट्स हैं, एक से ज़्यादा पेपर भी दे रहे हैं, और फिर स्टूडेंट उसके बैठ के प्रैक्टिस सेशन भी उसके ऊपर करेगा। मेरा ख्याल उसके पास इतना टाइम नहीं होगा। कोई एक आध उसको चेक कर सकता है बैठ के कि वो कैसे करेगा, लेकिन अगर वो कर ले इसको, इस पर ग्रिप ले ले तो उसका टाइम सेव हो जाएगा, ये उसको एक फ़ायदा होगा। बिल्कुल होगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे हम वो है ना कि जी अपने हिस्से की शमा तो जलानी ज़रूरी है ना जी, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे जो बच्चे माशाल्लाह आपके पास पढ़ रहे होंगे, हम उनका कोई मॉक, कोई मिड टर्म, कोई इस तरह की चीज़ इसी पैटर्न पे हम इन हाउस कंडक्ट करवा दें। जी ठीक है ना, और कोशिश करेंगे कोई LMS के अंदर भी ऐसी चीज़ डेवलप करवा दी जाए जिसके ज़रिए से बच्चा उसको साथ साथ आपके कोई वीकली टेस्ट, बाई वीकली टेस्ट उसके ऊपर दे रहा हो,
उससे भी कुछ ना कुछ ज़ाहिर है कंट्रीब्यूशन हो सर जाएगा। ऑब्वियसली जो है वो तमाम जो रीड्स हैं उनको आना ही पड़ेगा। आना पड़ेगा, बिल्कुल जब ऐसे। आई कैप आ चुका हुआ है, हमारी मदर बॉडी उस पर जी, बिल्कुल स्विच कर ऐसे। चुकी है, तो हमें भी उस पर फिर जो है ना वो उसी पे टेस्ट लेने पड़ेंगे, उसी पे टेस्ट जो है ना उसी वो पे आना ही सारा पड़ेगा, करना उसके पड़ेगा। ऊपर जो है ना उनको लेके आना। बहरहाल इंशाल्लाह हमारी जो प्रैक्टिस होगी अब, एक तो लॉ आपको पता चेंज हो गया, जी। उसकी जितनी अमेंडमेंट्स हैं बाकी चीज़ें भी उसके ऊपर हम शिफ्ट कर देंगे इंशाल्लाह उसे। अच्छा सर, एक बात बतलाइएगा कि अमूमन स्टूडेंट जो है वो परेशान होता है कि लॉ में कोई एक बात लिखी हुई है, वो कोई थोड़ा बहुत पढ़ता है तो उसे नज़र आता है कि यार कोई केस लॉ में इसकी कोई इंटरप्रिटेशन आ गई है, और सम टाइम जो वो किताब पढ़ रहा है उसके अंदर कोई एक बात और आ रही है। और अमूमन मैंने देखा है कि बच्चा ना एग्ज़ाम सेंटर में एंटर होने से आखिरी लम्हे तक यही पूछ रहा होता है कि यार ये बता दें कि ए वाली ट्रीटमेंट करके आनी है कि बी वाली कि सी वाली। तो ये किस तरह एड्रेस करते हैं आप इस तरह की मामलात को? आपने तो बिल्कुल स्टूडेंट वाला स्टूडेंट की अप्रोच पे क्वेश्चन किया, ये बड़ा अच्छा है, यानी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको कि टीचर भी मेरा ख्याल है सारे माशाल्लाह अच्छे मार्केट में टेचर बैठे हुए सारे एड्रेस करते हैं। उसमें सर एक है लॉ जो वो पढ़ रहा है, एक है बुक जिसको वो फॉलो कर रहा है, कोई टेक्स्ट बुक उसने ली होगी साथ, जी। एक उसका मेंटोर है बिल्कुल। जो उसको गाइड कर रहा है, और फोर्थ है प्रैक्टिस जो अपनी फर्म में कर रहा है रियल लाइफ की, रियल लाइफ में। बिल्कुल ऐसे। और एक है उसके साथ कुछ जो है ना उनके लिए कोई अच्छा लफ्ज़ नहीं होना चाहिए, कुछ और इसके कुलीग जुड़े हुए हैं जी, जो इसको गलत सन्यासी बाबे जो साथ जुड़े हुए हैं। वो इसको कुछ ना कुछ ना वो फीड कर रहे होते हैं ये सारी चीज़ों के अंदर। अब आई कैप जो सोल्यूशन देता है उसकी एक अपनी फ़िलॉसफी है, जी। एक लॉ कहता है। मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले उनको जो लॉ के अंदर अगर क्लियर कट इंटरप्रिटेशन मौजूद हो तो मैं बताता हूँ कि ये ऐसे ही है भाई, इसी को फॉलो करना है, ये कह रहा है। अब वो कह रहा है जी आई कैप ने ये किया हुआ है, तो वहाँ मैं उनको कहता हूँ कि देखें जब आप सॉल्व करें, चूँकि आई कैप इससे डिसएग्री, अगर तो वो बड़ा क्लियर कट केस है और आई कैप उसको ट्रीटमेंट ही गलत दे रहा है, तो मैं तो कहता हूँ इसकी अजम्पशन लिखने की जरूरत है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। इट इज़ वेरी मच क्लियर इन द लॉ, देयर इज़ नो नीड टू गिव एनी अजम्पशन। बिल्कुल ऐसे। लेकिन सर बाज़ का तो आपको पता है कि लॉ के अंदर वो जो केस मौजूद होता ही नहीं है या वो ब्लर है, वो वहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि आपने जब इस चीज़ को सॉल्व करना है तो नीचे अजम्पशन आपने देनी है। लेट्स सपोज कि वो प्रोविडेंट फंड लिख जाता है जी, भाई, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड है, अनरिकॉग्नाइज्ड है, इसका ट्रीटमेंट ही डिफरेंट है, बिल्कुल ठीक तो फिर वहाँ पर हम अजम्पशन नीचे लिख सकते हैं कि भी ये चीज़ ऐसे मौजूद है। अच्छा, अब लॉ साइलेंट है, प्रैक्टिस डिफरेंट है, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर और आई कैप के अंदर वो केस स्टडी मौजूद है, कोई हमारे पास रेफरेंस मौजूद है, वहाँ फिर मैं स्टूडेंट को कहता हूँ चूँकि लॉ इसके ऊपर साइलेंट है, अब हम आई कैप की जजमेंट को फॉलो करेंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया। बड़ा क्लियर कट में बताता हूँ कि यहाँ जब भी आना है तो आपने आई कैप की जजमेंट को फॉलो करके नीचे लिखना है। बिल्कुल सही। दूसरी चीज़, स्टूडेंट गलती यहाँ क्या करता है, वो जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करता है जम्पशन नीचे लिखाता है कि मैंने इस क्वेश्चन में ये जम्पशन लिया। अजम्पशन ये ली थी। अब जाहिर बात है जो साहब पेपर चेक कर रहे हैं उनका तो पेपर पास फेल से कोई ताल्लुक है ही ताल्लुक नहीं, कोई नहीं है, बिल्कुल ऐसे। ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसने तो ऊपर से चेक करके नीचे तक आ गया हुआ है, उसने तो उतनी देर में उसको बेचारे को फ़र्क कर दिया हुआ है। तो इसलिए वो अजम्पशन की मैं प्लेस भी बताता हूँ कि इसको यहाँ लिखना है आपने और कैसे लिखना है, वो चीज़ मैं बड़ी क्लियर कट उनको इंडिकेट करता हूँ, ताकि वो जिसको कहते हैं ना कि उसके पास ये ना हो कि भी मैं ये करूँ या ये करूँ, बड़ा क्लियर कट उसको मैं कहता हूँ कि यार यहाँ कन्फ्यूजन है, आपने इस कन्फ्यूजन को यहाँ करना है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट जो है वो कन्फ्यूजन खुद क्रिएट की होती है उन्होंने, बिल्कुल ऐसे। वो कन्फ्यूजन कभी हुई नहीं, वो खुद बेचारा क्रिएट करके बैठा होता है। मिसाल के तौर के ऊपर वो क्वेश्चन को रीड ही गलत कर रहा है, वो है इनकम उसको एक्सपेंस के तौर पे ले रहा है, तो ये उनके अंदर एक ये अब अजम्पशन से तो मसला हल नहीं हो सकता ये। हाँ, इसलिए फिर मैं बड़ा क्लियर कट उनको बताता हूँ कि ये वाली चीज़ के अंदर अजम्पशन है ही नहीं। अच्छा सर, इसके अलावा एक और चीज़ भी होती है। एक साहब मेरे पास आए तो उन्होंने मेरे से सवाल किया कि सर मैं कंसल्टेंट हूँ, मेरे से आप कोई काम करो, प्रैक्टिकली मैं ठीक कर रहा हूँ, पेपर नहीं मेरा पास हो रहा, इसकी वजह क्या है। मैंने उनको एक स्टेटमेंट पढ़ाई, मैंने कहा ये स्टेटमेंट रीड करें और बताएं कि क्या ट्रीटमेंट है। उन्होंने जो ट्रीटमेंट बताया वो बिल्कुल गलत था। मैंने कहा जो आप काम कर रहे हैं ये उस सूरत में कर रहे हैं, द क्लाइंट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर आस्किंग सम सर्टन क्वेश्चंस, लेकिन ये जो लाइन है इसकी बेस के ऊपर आई कैप हिस्ट्री में अजम्पशंस क्या ले रहा है जो लिखनी भी नहीं है जी, वो नहीं आपको पता। बिल्कुल ऐसे।
तो मैंने कहा उसको जब सीखोगे, मेरा ख्याल है मेरी 4-5 क्लासेस उसने ली, मैंने इन्हीं चीज़ों के ऊपर जब डिस्कस, उन्होंने कहा सर ओके हाँ, अब मुझे समझ आ गई। एग्जाम पास करना एक अलग बात है। आप टैक्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो इसकी ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि आप ICAP का एग्जाम, मसलन इस वक्त अगर मैं फाइनल का एग्जाम देने चला जाऊँ टैक्स में, तो ज़रूरी नहीं मैं पास हो जाऊँगा, बिकॉज वहाँ एक और तरह का ब्लेंड ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड है, वेयर एज प्रैक्टिस में और तरह का ब्लेंड ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड है। तो बच्चे को ये फॉर्म्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बड़ा क्लियर कट हम उनको बता रहे होते हैं। स्टूडेंट बड़ा चैलेंज देते हैं क्लास के अंदर, टैक्स के अंदर तो वो हिलने नहीं देते। जी जाहिर है, बल्कि स्टूडेंट तो टैक्स में तो सोच क्या था कि फीस मैं तो पूरी करके जानी है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। इशू ये है कि जिस काम के अंदर वो पढ़ा हुआ है ना स्टूडेंट, उसका एक ये है कि वो टेक्सटाइल का काम बहुत अच्छा कर रहा है, वो एक ख़ास सेक्टर में बड़ा मास्टर है। जिस उस्ताद के सामने है उसके अंदर तो सारे ही सेक्टर खुले पड़े हैं, सारे सेक्टर खुले पड़े हैं, बिल्कुल। तो आप ऐसे ब्लाइंडली जब क्वेश्चन करते हैं तो फिर ये तो चीज़ें वो होती हैं, बिल्कुल ऐसे ये आती हैं। एक स्टूडेंट था मेरा, उसने मुझे ये बात मैं अक्सर सुनाता हूँ उसकी, उसने कहा सर मेरा एक ही पेपर रह गया और वो टैक्स का है, इसके बाद मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होऊंगा। और उसने कहा जी मैं कई अटैम्प्ट दे चुका हूँ, टैक्स का काम भी करता हूँ, मैं पास नहीं हुआ, तो मुझे रीज़न बताएं। मैंने उसको रीज़न बताई, मैंने कहा जब आप क्वेश्चन करते हो ना तो आप उस क्वेश्चन को एंड तक नहीं लेके जाते हैं, आप चूँकि कर रहे चूँकि आपने बहुत सारी अटैम्प्ट दे दी हैं तो आप कहते अच्छा मुझे पता है। मैंने कहा हाँ सर मैं ऐसे ही करता हूँ। मैंने कहा दूसरा, अब तुम क्लासेस पूरी नहीं ले रहे हो। उसने कहा मैं ये दोनों गलतियाँ करता हूँ। मैंने कहा अब ये काम नहीं करना। उसका एग्ज़ाम जो था वो पास हो गया। तो मैं CA के अंदर ये स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप जब काम को पाइलअप करते हैं, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, हमने भी ऐसे ही किया है, आपने भी ऐसे ही करना है। आप फर्म में भी जाएंगे, जॉब भी करेंगे, उसके दरमियान आपने टाइम निकालना है, मैनेज तो करना है, मैनेज तो आपने करना है। नहीं ऐसे तो कई स्टूडेंट को मैं जानता हूँ जिनके आज चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई होने का क्रेडिट सिर्फ सेरा आपके सर जाता है कि वो जब उन्हें पता चला कि यार एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच भी हो सकती है, या कोई ऐसा मेंटोर भी अवेलेबल है जो सिर्फ नॉलेज दे के नहीं घर चला गया, बल्कि उसने मुझे बताया भी है कि मैंने क्लास से उठ के जब घर जाना है तो मैंने कैसे एफर्ट करनी है, कैसे पढ़ना है। तो ये जाहिर है बच्चे को हर लेवल पर इसकी ज़रूरत रहती है। समटाइम फाइनल को टीच करने वाले टीचर समझते हैं क्योंकि अब ये बच्चे बड़े मैच्योर हो गए हैं तो बस हमने नॉलेज दे दिया, पढ़ना इन्होंने खुद है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी अप्रोच है कि नहीं यार पढ़ाना हमने है, इन्हें किसी ना किसी तरीके से बहला के फुसला के पढ़ने पर आमादा करना स्टूडेंट को, मेंटोर का एक अहम काम ये भी हमेशा से ही है। एक और इशू भी सर हमें मिलता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये स्टूडेंट कहता है सर मैं 3 साल पहले मैंने टैक्स पढ़ा था, 4 साल पहले पढ़ा था, अब मुझे कुछ नहीं आता, जो पढ़ा भी था मैं बिल्कुल ज़ीरो, अब मैं क्या करूं? तो मैं उनको कहता हूं भाई मैं तो ये समझते नहीं हूँ आपको टैक्स आता है, यानी मैं तो फाइनल पे कभी उनको लेके गया ही नहीं। मैं तो हर वो चीज़ जहाँ मुझे शक हो कि इस बेस है उसको तो मैं लाजमी एड्रेस करके ही आगे चलता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। और आपको पता है कि हमारे पास अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी आते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उनका क्या चैलेंज होगा कि CA करके बैठा हुआ है क्लास के अंदर के जनाब, क्यों आया हुआ है, इसीलिए आया हुआ है। इसीलिए बिल्कुल ऐसे ही। चलें सर, बहुत सारे इश्यूज पे अल्हम्दुलिल्लाह जी गुफ्तगू हुई, और लेकिन मुझे भी लगता है कि हमारा टॉपिक और हमारा सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि हमें वक्तन फ़वक्तन कुछ इस तरह की बच्चों को कुमक पहुंचानी चाहिए। जी बिल्कुल, कि बच्चे उसमें थोड़े फैसिलिटेट हों, और मकसद तो एक ही है कि हम बच्चों को जिस रास्ते के वो मुसाफिर हैं इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचाने का ज़रिया बन सकें। जी। बच्चे हमारे पास बाकायदा एनरोल्ड हैं नहीं हैं, लेकिन एक इल्म का ये जो समुंदर अल्लाह ने आपको अता किया है, इसमें से बच्चों का हक है कि कभी कभार यहाँ आके स्विमिंग करें, तो इस तरह की शराक भी लगाएं। तो आप हमारे स्टूडियो को टाइम दिया करें सर, हम चाहेंगे कि वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे ये और एक्सप्लोर होती हैं चीज़ें तो हम इसके ऊपर कुछ और एपिसोड करते हैं ताकि बच्चों के साथ हम अपने नॉलेज को शेयर कर सकें। जी बिल्कुल ज़रूर इंशाल्लाह। सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। ले जनाब, एक ज़बरदस्त एपिसोड और एक इंशाल्लाह बड़ा कुछ आप यहाँ से हासिल करेंगे। और हमने डॉक्टर साहब से आज एक फ़ायदा ये भी उठाया है कि इनसे ये वादा भी लिया है कि इंशाल्लाह ताला फिर इसी तरह की कोई 1-2 सीटिंग और रिकॉर्ड करेंगे, जिसके ज़रिए इंशाल्लाह आपको अपनी मंजिल हासिल करने में इंशाल्लाह बड़ी मदद होगी। बेस्ट ऑफ लक।